ओके, ये हमारे प्रोसेस कॉस्टिंग का सबसे टिपिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन 16। क्यों टिपिकल है? क्योंकि इसमें सारा उल्टा कैलकुलेशन है। बाकी सारे क्वेश्चंस में नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इस क्वेश्चन में नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट हमको दिया हुआ है, और आपको अगर रूल याद हो, मैंने रूल बताया था कि नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट जो होता है, नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट इज सेम फॉर ऑल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। इन सब जगह पे नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट सेम होता है। पहला, यूनिट्स ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट प्रोसेस, आप सिंपल भाषा में आउटपुट बोल सकते हो। दूसरा, क्लोजिंग स्टॉक। तीसरा, अबनॉर्मल लॉस। चौथा, अबनॉर्मल गेन। इन सब जगहों पे हमारा नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहता है। तो ये क्वेश्चन कैसा है? नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है और बाकी सारे जो एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे दिए होते हैं ना, यहाँ पे जो एक्सपेंसेस दिए होते हैं, सन्ड्री मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, वो एक्सपेंसेस की अमाउंट मिसिंग है। तो पूरा उल्टा पुल्टा क्वेश्चन है, ठीक है? तो ध्यान से देखना, पहले जितनी इंफॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद बैलेंसिंग बहुत टिपिकल है, बहुत देर लगेगी, सुनते रहो। फिलहाल कुछ लिखना नहीं प्लीज। A product passes through 3 different processes A, B, C, and thereafter it is transferred to finished stock. The information is as under. Units introduced, process A में at rupees 250 per 10 units. शायद आपको ये दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा लाइट हो गया इमेज। यूनिट्स इंट्रोड्यूस में प्रोसेस ए में लिखा हुआ है at rupees 250 पर 10 यूनिट्स, मतलब 10 यूनिट्स का 250 रुपीज। ओके, अभी ये हमारा प्रोसेस ए है। ये हमारा प्रोसेस ए है, तो इसको मैं लिखूंगा टू यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड। अब यहां पे लिखा हुआ था कि 250 रुपीज फॉर 10 यूनिट्स, तो हम 250 रुपीज डिवाइडेड बाय 10 यूनिट्स कर देंगे, तो हमारा पर यूनिट रेट आ जाएगा। तो पर यूनिट रेट आ जाएगा 250 डिवाइड बाय 10, 25 रुपीज पर यूनिट। अभी हम लोगों को यूनिट्स इनपुट की, यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड की क्वांटिटी नहीं मालूम है। जब क्वांटिटी पता चल जाएगी तब हम लोग ये 25 रुपीज मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट्स के साथ, तो अमाउंट भी आ जाएगी। अभी फिलहाल हम लोगों को ये क्वांटिटी पता नहीं है, और यही इस क्वेश्चन की सबसे टिपिकल बात है कि प्रोसेस ए में यूनिट्स इंट्रोड्यूस कितने हैं, ये फाइंड आउट करना बहुत हार्ड है। ये हो जाएगा तो बाकी पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन हर कदम पे, हर स्टेप में ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है, सुनते रहना। मिसिंग फ्रीक्वेंसी, अगर आप लोगों ने 11th में कभी स्टैट्स में किया हो, मिसिंग फ्रीक्वेंसी टाइप है, बहुत सारी मिसिंग वैल्यूज हैं, ठीक है? और ये याद रखना, दुनिया के किसी भी डिवीजन में, लाइफ टाइम कोई भी डिवीजन में, ऊपर हमेशा अमाउंट ही आती है, ऊपर हमेशा रुपीज ही आता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब नॉर्मल वेस्टेज, परसेंटेज ऑफ इनपुट 1.5%, 8%, 10%। नॉर्मल लॉस, परसेंटेज ऑफ इनपुट 1.5%, 8%, 10%। तो नॉर्मल लॉस जो होता है वो क्रेडिट साइड पे आता है, इतना हमारा क्वांटिटी चला गया बाय नॉर्मल लॉस 1.5%, नॉर्मल लॉस। उसके बाद 1.5% के बाद क्या था? 8% और 10%। प्रोसेस बी में 8% बाय नॉर्मल लॉस 8%, और प्रोसेस सी में 10%। प्रोसेस सी में बाय
नॉर्मल लॉस 10%। अब ये जो प्रोसेस ए में जो प्रोसेस ए में 1.5% है, ये एक्चुअली 1.5% होता है जितना यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड हो उसका 1.5%, लेकिन हम लोगों को यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड ही नहीं पता है, तो हम ये 1.5% भी नहीं निकाल सकते। फिर प्रोसेस बी में भी ऐसा ही होता है, जितना यहाँ पे यूनिट्स इनपुट होता है, मतलब ए का आउटपुट बी का इनपुट, ए का आउटपुट बी का इनपुट, जितना यहाँ पे बी का इनपुट होता है उसका 8%, और सी में भी ऐसा ही है, जितना सी का इनपुट होगा यहाँ पे उसका 10%। और फिलहाल हमको कोई भी क्वांटिटी पता नहीं है। आगे फिर नॉर्मल लॉस के बाद दिया हुआ ये सेल वैल्यू ऑफ वेस्टेज, सेल वैल्यू ऑफ वेस्टेज ब्रैकेट देखो पर 10 यूनिट्स, मतलब ये जो 100 रुपए 100 रुपीज सेल वैल्यू पर वेस्टेज है ये 10 यूनिट्स का है। फिर 150 रुपीज भी 10 यूनिट्स का है और 500 रुपीज भी 10 यूनिट्स का है, तो हम इन तीनों को डिवाइडेड बाय 10 10 10 यूनिट्स कर देंगे। तीनों को डिवाइडेड बाय 10 10 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 रुपीज, ये हो जाएगा 15 रुपीज और ये हो जाएगा 50 रुपीज। ठीक है, तो हम लोग डिवाइड कर देंगे तीनों को, तो हमारा नॉर्मल लॉस का रेट आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 10, 150 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 15 और 500 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 50। तो हमारा नॉर्मल लॉस का रेट आ जाएगा 10 15 50। ओके, एट द रेट 10 रुपीज at the rate 15 rupees at the rate 50 रुपीज, 10 15 और 50, ये हमारा नॉर्मल लॉस का रेट आएगा। मतलब एक्चुअली यहाँ पे दिया हुआ था 100 रुपीज और वो था 10 यूनिट्स का, 100 रुपीज डिवाइडेड बाय 10 यूनिट्स तो रेट आएगा 10। यहाँ पे दिया हुआ था 150 रुपीज पर वो था 10 यूनिट्स का, तो एक यूनिट का आएगा 15, और यहाँ पे दिया हुआ था 500 रुपीज पर वो था 10 यूनिट्स का, तो एक यूनिट का आएगा 50 रुपीज। अब ये मैं डिलीट कर देता हूँ, 50 15 10। ठीक है, वो मैं कैलकुलेशन बता रहा था सिर्फ। आगे फिर अबनॉर्मल वेस्टेज इन यूनिट्स, मैंने बोला था पहले से ही बहुत हार्ड है, सुनना ध्यान से। अबनॉर्मल वेस्टेज इन यूनिट्स, प्रोसेस ए में 100 यूनिट्स, यहाँ पे आप देख रहे हो कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है 50, ये 50 रुपीज 2 मिनट के बाद समझाता हूँ। पहले अबनॉर्मल वेस्टेज इन यूनिट्स, इन यूनिट्स मतलब 100 यूनिट्स, निल और डैश मतलब भी निल, निल मतलब 0 और डैश मतलब भी 0। तो अबनॉर्मल वेस्टेज 100 यूनिट्स प्रोसेस ए का 100 यूनिट्स, अबनॉर्मल वेस्टेज प्रोसेस ए का 100 यूनिट्स बाय अबनॉर्मल वेस्टेज मतलब लॉस 100 यूनिट्स प्रोसेस ए का, बी में और सी में नहीं है, प्रोसेस ए में 100 यूनिट्स अबनॉर्मल लॉस है। ओके, आगे इसका रेट दिया हुआ है 50। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में बताया था कि जो अबनॉर्मल लॉस का रेट यहाँ पे जैसे दिया 50 रुपीज, यही अबनॉर्मल लॉस में भी रेट काम आएगा 50 रुपीज, और यही यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस में भी काम आएगा यही 50 रुपीज। तो बाद में हमको याद रहे नहीं रहे, हम लोग अभी से लिख लेते हैं 50 रुपीज दोनों जगह पे। अबनॉर्मल लॉस का रेट है 50 रुपीज एट द रेट ऑफ 50 रुपीज, और यूनिट्स ट्रांसफर जो होगा उसका रेट भी 50 रुपीज। एक मिनट, जो यूनिट्स ट्रांसफर्ड होगा टू नेक्स्ट प्रोसेस बाय यूनिट्स ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस बी अकाउंट, इसका रेट भी 50 रुपीज आएगा। क्वांटिटी हमको नहीं पता है लेकिन रेट 50 आएगा।
जो अबनॉर्मल लॉस का रेट होगा वो यूनिट्स ट्रांसफर का रेट होगा 50 रुपीज। ओके, आगे ये अबनॉर्मल लॉस प्रोसेस ए में था 100, बी और सी में नहीं था। अब अबनॉर्मल गेन, अबनॉर्मल गेन में ये रेट 100 रुपीज दिया हुआ है, वो बाद में सॉल्व करेंगे। ए में डैश मतलब 0, बी में भी नहीं है, सी में अबनॉर्मल गेन 60, यहाँ पे ब्रैकेट में इनको लिखना चाहिए था यूनिट्स, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना यूनिट्स, यहाँ पे भी आएगा यूनिट्स। तो अबनॉर्मल गेन प्रोसेस सी में 60 यूनिट्स, यहाँ पे यूनिट्स आएगा। फिर से बोलता हूं मैं, अबनॉर्मल गेन प्रोसेस सी में 60 यूनिट्स। ओके, तो मैं प्रोसेस सी में जाऊंगा। प्रोसेस सी में डेबिट साइड पे मैं लिखूंगा 60 यूनिट्स और यहाँ पे मैं लिखूंगा टू अबनॉर्मल गेन। प्रोसेस सी में मैंने लिख दिया अबनॉर्मल गेन 60 यूनिट्स। अब सीधी बात है, गेन जो होता है वो डेबिट साइड पे आता है, 60 गेन जो होता है वो डेबिट साइड पे आता है। ठीक है, करें आगे। अब इसका रेट दिया हुआ था कॉस्ट पर यूनिट 100 रुपीज। अब अबनॉर्मल गेन का जो रेट होगा 100 रुपीज, मैंने बताया रूल्स में, जो अबनॉर्मल गेन का रेट होगा 100 रुपीज वो यूनिट ट्रांसफर का रेट होगा 100। तो प्रोसेस सी में जाते हैं और रेट लिखते हैं 100। ये प्रोसेस सी, इसमें रेट लिखते हैं अबनॉर्मल गेन का 100 रुपीज। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एट द रेट 100 रुपीज। तो ये 60 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 100, 6000। और यही जो रेट आएगा 100 रुपीज, यही यूनिट ट्रांसफर में भी काम आएगा। अब प्रोसेस सी है, ये प्रोसेस सी का जो आउटपुट होता है उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं फिनिश्ड स्टॉक में। मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट, और रेट जो अबनॉर्मल गेन का होगा वही फिनिश स्टॉक का होगा 100। क्वांटिटी नहीं मालूम है फिलहाल, पर रेट 100 मालूम है। क्वांटिटी आ जाएगी तो अमाउंट भी आ जाएगी थोड़ी देर के बाद। ठीक है, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करना मेरा रह गया। अबनॉर्मल लॉस की क्वांटिटी है 100 और रेट है 50, तो यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई बाय 50, 5000। ठीक है, तो ये 5000 अमाउंट आ जाएगी। और यूनिट ट्रांसफर की क्वांटिटी जब आएगी तब हम इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा। अब मैं प्रोसेस बी में जाता हूं। प्रोसेस बी में अबनॉर्मल लॉस भी नहीं है और अबनॉर्मल गेन भी नहीं है, तो मैं जानबूझ के लिखता हूं प्रोसेस बी में अबनॉर्मल लॉस क्वांटिटी में 0, अमाउंट में भी 0। क्वेश्चन में लिखा हुआ है डैश डैश प्रोसेस बी में, तो ये क्या हमको याद रहेगा, अभी से लिख देंगे तो याद रहेगा कि दोनों डैश डैश है। अबनॉर्मल लॉस भी डैश है, अबनॉर्मल गेन भी डैश है प्रोसेस बी में, तो लिख दिया तो ज्यादा अच्छा। नेक्स्ट, अब पॉइंट क्या दी हुई है क्वेश्चन में, अबनॉर्मल लॉस हो गया, अबनॉर्मल गेन हो गया, रेट भी दोनों के लिख दिए। अब ये 6th पॉइंट, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट पर यूनिट। ये प्रोसेस बी में दिया हुआ है 75 रुपीज। प्रोसेस बी का नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट 75 रुपीज दिया हुआ है प्रोसेस बी में, तो हम प्रोसेस बी में जाएंगे। प्रोसेस बी में नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट 75 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ एट द रेट 75 रुपीज। ये कहाँ पे काम आएगा, यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस में काम आएगा। मतलब बी का जो आउटपुट होगा वो सी का इनपुट होगा, उसमें 75 काम आएगा। ठीक है, अब मैं ये यूनिट ट्रांसफर वाली एंट्रीज फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम बी टू सी, फ्रॉम सी टू फिनिश स्टॉक, वो सारी एंट्रीज पहले लिख लेता हूँ, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हो ये एंट्री तो होनी है। ये चैप्टर की मीनिंग यही है, प्रोसेस कॉस्टिंग। तो प्रोसेस ए का आउटपुट बी में जाएगा ही जाएगा, यही चैप्टर की मीनिंग है, तो ये एंट्री तो हमेशा होगी ही होगी। तो प्रोसेस ए में बाय यूनिट ट्रांसफर टू प्रोसेस बी, ए में हुआ क्रेडिट, ए में हुआ क्रेडिट,
तो बी में होगा डेबिट। बी में डेबिट साइड पे हम लिखेंगे तो यूनिट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस ए अकाउंट। ठीक है, तो एक आउटपुट बी का इनपुट हो गया। अब बी का आउटपुट, बी का जो आउटपुट होगा उसको बोलेंगे बाय यूनिट्स ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस सी अकाउंट। अब बी का जो आउटपुट होगा वो सी का इनपुट होगा। अब सी में लिखेंगे डेबिट साइड पे, सी में डेबिट साइड पे टू यूनिट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस बी अकाउंट। ठीक है, एक बार चेक कर दें, ये प्रोसेस ए है, ए में लिखा यूनिट्स ट्रांसफर्ड टू बी और बी में लिखा यूनिट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए। फिर ये बी में लिखा यूनिट्स ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस सी और सी में लिखा यूनिट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस बी। अब सी का जो आउटपुट होगा उसको लिखेंगे बाय फिनिश स्टॉक। डन। तो लास्ट हम लोग यहां तक पहुंचे थे कि प्रोसेस बी का नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ था, ये वाला 75 रुपीज। यहां तक हम पहुंचे थे लास्ट। आगे क्वेश्चन में देखें क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 7th पॉइंट में एक्चुअल प्रोडक्शन परसेंटेज ऑफ इनपुट 97.5%। एक्चुअल प्रोडक्शन प्रोसेस ए में दिया हुआ है 97.5%। यही 97.5% इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है। प्रोसेस ए का आउटपुट 97.5%, प्रोसेस ए का आउटपुट। तो प्रोसेस ए में जो आउटपुट है, मतलब ये यूनिट्स ट्रांसफर्ड है, ये 97.5%। अब सुनना, यही इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 97.5% ऑफ इनपुट। मैं बोलूंगा इसको एक स्टार लगा देता हूं, यही इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोसेस ए का जो आउटपुट है, प्रोसेस ए का जो आउटपुट है वो 97.5% ऑफ इनपुट है। चलो आगे इसको मैं सॉल्व करूंगा, सब सारा बैलेंसिंग करूंगा, तब एक्चुअल आउटपुट प्रोसेस ए का। अब ये जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है मेरा, फर्स्ट एडजस्टमेंट को हम लोग फिलहाल नहीं देखेंगे। फिलहाल मैं बाद में फर्स्ट एडजस्टमेंट को यूज करने सिखाऊंगा अभी, लेकिन फिलहाल मैं ये बोल रहा हूं कि फर्स्ट एडजस्टमेंट नहीं भी दिया होता, अगर इस क्वेश्चन में फर्स्ट एडजस्टमेंट नहीं भी दिया होता तो भी हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी फर्स्ट वाले की। डन। अभी और हार्ड बातें, मेरी दिल हो रही है कि पहले मैं पूरा लिखा दूं सारा, फिर और हार्ड बातें बताऊं। जैसे सेकंड एडजस्टमेंट और भी ज्यादा हार्ड है। चलो जितना इजी पोर्शन है उतना बता देता हूं। फर्स्ट एडजस्टमेंट को यूज किए बिना पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसको यूज करें तो भी चले, यूज नहीं करें तो भी चले। सेकंड एडजस्टमेंट का जो इजी पोर्शन है वो पहले बता देता हूं। फैक्ट्री ओवरहेड्स टू बी कंसीडर्ड एट 33 1/3% of direct wages in all the three processes। फिर से पढ़ते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स टू बी कंसीडर्ड एज 33.33% of direct wages in all the three processes। मतलब ये कि तीनों प्रोसेसेस में, इन ऑल द थ्री प्रोसेसेस, तीनों प्रोसेसेस में फैक्ट्री ओवरहेड्स भी है, डायरेक्ट वेजेस भी है, लेकिन उसकी अमाउंट हमको नहीं मालूम है। वही फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में, फैक्ट्री ओवरहेड्स और डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे डेबिट साइड पे लिख दूंगा तो वेजेस, पहले वेजेस लिखना सही है, फिर तो फैक्ट्री ओवरहेड्स। इसका मतलब ये है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स है सही, वेजेस भी है सही, लेकिन हमको उसकी अमाउंट नहीं मालूम है। अमाउंट हमको नहीं मालूम है, अमाउंट फाइंड आउट करनी है। ये फाइंड आउट करना और ये फाइंड आउट करना, उसी के ऊपर पूरा क्वेश्चन है। और आपको मालूम है कि कोई भी एक्सपेंस हम लोग पे करते हैं तो क्वांटिटी डैश होती है। क्वांटिटी आप बोल सकते हो डैश डैश या 0 0 होती है। जब भी हम लोग
कोई भी एक्सपेंस लिखते हैं, जैसे वेजेस हुआ, फैक्ट्री ओवरहेड्स हुआ, इनडायरेक्ट मटेरियल हुआ, ये एक्सपेंसेस लिखते टाइम क्वांटिटी में कुछ नहीं आता है, खाली अमाउंट आती है। अब ये वेजेस मैं तीनों प्रोसेसेस में लिखूंगा, अमाउंट पता नहीं है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, वेजेस प्रोसेस बी में भी है, फिर कंट्रोल वी, वेजेस प्रोसेस सी में भी है, ठीक है। इसकी क्वांटिटी डैश डैश अमाउंट फाइंड आउट करना बाकी है वेजेस का, यहाँ पे भी वेजेस में क्वांटिटी डैश डैश अमाउंट फाइंड आउट करना बाकी है। और अब हम लोग आ जाते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स पे। कंट्रोल सी, फैक्ट्री ओवरहेड्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्वांटिटी इसकी डैश डैश होगी, अमाउंट फाइंड आउट करना बाकी है, मैं बताऊंगा कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे कंट्रोल वी, फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसकी क्वांटिटी डैश डैश अमाउंट फाइंड आउट करना बाकी है। तो ये जो दो अमाउंट फाइंड आउट करना बाकी है, वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स, तीनों प्रोसेसेस में, वो थोड़ा टिपिकल है, ठीक है। अब क्या लाइन लिखी हुई थी वो मैं लाइन बताता हूँ, ये वाली, फैक्ट्री ओवरहेड्स to be considered as 33.33% of direct wages in all the three processes। ये लाइन मैं वर्किंग नोट्स में जाके लिखूंगा और बहुत कुछ मेरे को समझाना है, सुनते रहो। थोड़ा लेंथी है, टिपिकल है, मैंने पहले ही बोला था। मैं वर्किंग नोट्स में जाता हूँ और ये सेंटेंस लिखता हूँ जो बुक वालों ने दिया है, ये वर्किंग नोट्स हमारे। फैक्ट्री ओवरहेड्स factory overheads to be considered at as 33.33% of direct wages in all the three processes. Factory overheads to be considered at 33.33% of direct wages in all the three processes. अब आपको 11th स्टैंडर्ड में मैंने 5 साल पहले 4 साल पहले क्या बताया था वो थोड़ा बहुत बता दूं, इसी चीज को थोड़ा एलेबोरेट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है, फैक्ट्री ओवरहेड्स इज 33.33%, मतलब 1/3 होता है। इतना तो पता होना चाहिए आप लोगों की जितनी उम्र है। फैक्ट्री ओवरहेड्स इज 33.33%। अब 33.33% मतलब 1/3, 1/3। फैक्ट्री ओवरहेड्स इज 1/3 ऑफ डायरेक्ट वेजेस। 33 1/3%, 33.33% या 1/3 एक ही बात होती है। आप करके देखो, 100 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 33.33 डिवाइडेड बाय 100। इस तरीके से हम लोग 100 रुपीज का 33.33% करते हैं। तो 100 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 33.33 अपॉन 100, तो ऑब्वियसली ये आएगा 33.33, ठीक है। और अगर हम लोग 100 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 1/3 करें तो वो भी आएगा 33.33 रुपीज। तो एक ही बात है, आप 100 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 33.33 अपॉन 100 करो, मतलब 100 रुपीज का 33.33% करो तो भी 33.33 आएगा, और 100 रुपीज का 1/3 करो तो भी 33.33 आएगा। दोनों एक ही बात होते हैं। अब याद करो, मैंने आपको 11th में क्या बताया था? मैंने बताया था कि अगर नंबर ऑफ गर्ल्स, अगर यहाँ पे गर्ल्स हो, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 1/3, 1/3 ऑफ नंबर ऑफ बॉयज, तो क्या करने का, ये 1 वाला नंबर आगे वाले वेरिएबल को दे दो, फैक्ट्री ओवरहेड्स को 1 दे दो, और जो नीचे वाला नंबर है 3 वो पीछे वाले वेरिएबल को दे दो, डायरेक्ट वेजेस को। सिंपल ट्रिक है, ऊपर वाला नंबर
आगे वाले को दे दो, नीचे वाला नंबर पीछे वाले को दे दो। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स का नंबर हुआ 1 और डायरेक्ट वेजेस का नंबर हुआ 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेशियो ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड डायरेक्ट wages equal to 1:3। मतलब 1/4 and 3/4। 1:3 मतलब 1/4 रेशियो 3/4। अभी तक तो मैंने सॉल्व भी नहीं किया है, अभी तक तो मैंने बताया भी नहीं है कि अमाउंट क्या होगी फैक्ट्री ओवरहेड्स की और डायरेक्ट वेजेस की। अभी तक तो सिर्फ तरीका, एक ट्रिक बताई है कि इस तरीके से फैक्ट्री ओवरहेड्स और डायरेक्ट वेजेस की अमाउंट आएगी। फैक्ट्री ओवरहेड्स होगा 1/4 और डायरेक्ट वेजेस होगा 3/4। ये फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये होगा 1/4 और डायरेक्ट वेजेस होगा 3/4। अब 1/4 और 3/4 किसका? बहुत देर लगेगी अभी सॉल्व करने में, सुनते रहो। ये प्रोसेस ए है। प्रोसेस ए में हम लोग जब सारी अमाउंट सॉल्व कर लेंगे, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, तो एक्चुअली क्रेडिट साइड की अमाउंट्स पहले फाइंड आउट होंगे। क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आएगा। अब क्रेडिट साइड के टोटल में थे डेबिट साइड की सारी अमाउंट्स माइनस कर देंगे, क्रेडिट साइड की सारे अमाउंट्स में दे डेबिट साइड की सारी अमाउंट्स माइनस कर देंगे। फिर जो डिफरेंस आएगा, जितना डिफरेंस आएगा डेबिट साइड पे, उसका 1:3 कर देंगे। 1/4 और 3/4 और ऐसा तीनों प्रोसेस में करेंगे। प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, तीनों में क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आएगा और डेबिट साइड का टोटल छोटा आएगा अमाउंट का। फिर जो अमाउंट का डिफरेंस आएगा उसका 1/4 और 3/4। ऐसा ये लोग बोलना चाहते थे सेकंड एडजस्टमेंट में कि फैक्ट्री ओवरहेड्स is to be considered at 33.33% of direct wages in all the processes। तो ये लोग बोलना चाहते थे कि तीनों प्रोसेसेस में फैक्ट्री ओवरहेड्स 1/4 है और डायरेक्ट वेजेस 3/4 है। ओके, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, वो तो हम बनाएंगे। अबनॉर्मल लॉस अकाउंट एंड अबनॉर्मल गेन अकाउंट, वो तो इन लोगों ने नहीं बोला होता तो भी हम लोग बनाते ही नहीं बेटा। अब आ जाते हैं प्रोसेस ए पे। बस क्वेश्चन पूरा हमने रीड कर लिया, अभी आंसर। ओके, प्रोसेस ए में आ जाते हैं। प्रोसेस ए का जो यूनिट्स इनपुट है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस ए का जो यूनिट्स इनपुट है, ये वाला यूनिट्स इंट्रोड्यूस प्रोसेस ए में, इसको हम लोग सपोज करेंगे 100%। इसको हम लोग सपोज करेंगे 100%। सपोज 100%। सपोज ये जो है प्रोसेस ए का यूनिट्स इनपुट, ये 100% है। ये 100% है। अब दिमाग लगाओ, अगर प्रोसेस ए का इनपुट 100% है, सुनना ध्यान से, 100% है, तो उसका 1.5% नॉर्मल लॉस और 97.5% आउटपुट जो हमने ट्रांसफर कर दिया प्रोसेस बी में। अब इन दोनों को प्लस करो, 1.5 और 97.5, इन दोनों को प्लस करो तो 1.5 और 97.5 दोनों को ऐड करके आएगा 99%। कितना? 99%। तो 1.5% और 97.5% दोनों को ऐड करके आएगा 99%। तो 100% में दे 1.5 और 97.5 दोनों हटा दो, दोनों माइनस कर दो, तो 97.5 और 1.5 ये हुआ 99%। तो 100 में से 99% चला गया, तो बाकी जो अबनॉर्मल लॉस होगा वो 1% होगा ना। बाकी जो अबनॉर्मल लॉस होगा वो हमारा 1% होगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1% इक्वल टू 100 यूनिट्स, तो 100% इक्वल टू कितनी यूनिट्स? इस तरीके से हमारा यूनिट्स इनपुट इन प्रोसेस ए आएगा। अभी तो बहुत कुछ बाकी है क्वेश्चन में, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो मैंने बता दिया कि ये 1.5%, ये 97.5%, दोनों को ऐड करके हुआ 99%। तो 100 में थे 99% हो गया, बाकी बचा 1%। 1% की क्वांटिटी 100 यूनिट्स, तो 100% की क्वांटिटी कितनी? वो आएगा 10,000 यूनिट्स।
फिर सब अपने आप फ्री फ्लो में प्रोसेस ए बी सी तक सब सॉल्व हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कि यहाँ पे आएगा 10,000 यूनिट्स, ठीक है। पर मैं इस वीडियो में लिख के नहीं बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में पूरा बैलेंसिंग करके बताऊंगा। ये वीडियो में मैं कुछ लिखने का भी टाइम नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आप अभी आधा अधूरा लिखोगे तो मजा नहीं आएगा। इससे अच्छा मैं पूरा कंप्लीट कर लूँ सब, उसके बाद ही लिखना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी कुछ लिखना नहीं, जितना मैंने समझाया अभी तक उसमें से कुछ भी लिखना नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें मैं पूरा बैलेंस करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।